हर हर महादेव बच्चों, आ जाओ। चलो, अभी हम लोग का AS11 जो है वो कवर हो गया है। तो अब हम लोग AS2 पढ़ने जा रहे हैं। AS2 करेंगे। अरे इतना सिंपल AS है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम वेरी आसान। ठीक है बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं देख लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है ना बच्चों। हाँ चलो आ जाओ बच्चों। ठीक है, अरे बहुत सिंपल है यार, इतना कुछ है ही नहीं है मेरे बच्चों। देखो अभी मैं हम लोगों ने कितने एस रिवाइज किए। हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग मेरे ख्याल से 12 रिवाइज किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने 13 रिवाइज नहीं, हाँ 13 रिवाइज किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 रिवाइज किया। फिर उसके बाद 10 रिवाइज किया। फिर उसके बाद 16 रिवाइज किया। फिर उसके बाद 11 रिवाइज किया। तो इतने सारे एएस हम लोगों ने रिवाइज किया। अब हम लोग 2 रिवाइज करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद 1 रिवाइज करने जा रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों एएस हम लोगों ने रिवाइज कर लिए। तो अब आपको करना क्या है, अब आप लोग मतलब ये 2 एएस मैं और भी रिवाइज करा दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार देखना। आपको देखो एएस के प्रोविजंस अगर आपको याद है तो आप आंसर दे दोगे। वो बात अलग है कि आपको एक बार प्रैक्टिकल भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि बस आप केवल यही सुन के ही बस जाओ। ये सुनो, ये सुन मतलब प्रोविजन ही आपको, जैसे इनकम टैक्स के प्रोविजन क्या होते हैं, अगर इनकम टैक्स अगर आप प्रोविजन आपको पता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि नहीं ऐसे नहीं, ये एक्सपेंसेस अलाउ। पीजीबीपी में क्या होता है, एक्सपेंसेस अलाउ होगा नहीं अलाउ होगा, इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। प्रोविजन याद है तो तुम उसका आंसर दे सकते हो। तो एएस भी अपना ऐसे ही है, जैसे इंड एएस और एएस। मैं आपका सीए फाइनल में इंड एएस भी पढ़ाता हूँ। तो एएस और इंड एएस ऐसा ही है कि अगर आपको उसके प्रोविजंस एकदम क्लियर है तो आप उसका आंसर दे सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक बार भी प्रैक्टिकल को ना करो। मैं आपको मैं ये मान रहा हूँ कि आप एक बार भी प्रैक्टिकल करेंगे। और मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ आपको रिवाइज कराऊँ कि अगर आपने नहीं भी प्रैक्टिकल किया हुआ है तो एएस के प्रोविजन इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको रिवाइज। अब जैसे मान लो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको पूछा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो प्रोविजन में सिंपल लिखा हुआ है यार कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट दिया है 100, मार्केट वैल्यू दिया है 8, तो दोनों में से जो लोअर उसमें वैल्यू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस प्रोविजंस को ज़्यादा याद रखना, ठीक है, तो कोशिश करना। और ये एएस तो अपना बहुत ही सिंपल है बच्चों। चलो आ जाओ, अब हम लोग रिवाइज कराने जा रहे हैं। अब हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं इसको ऐसे ही रिवाइज करा दूँ। चलो इसको ऐसे रिवाइज करता हूँ। देखो AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री कहते किसको है, इन्वेंट्री मतलब हो गया आपका रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड, और एक होता है आपका कंज्यूमेबल्स। और अच्छा ऐसे पढ़ के रिवाइज करो, तो वैसे लास्ट में तो करना ही है ना। देखो दिस स्टैंडर्ड डील विद द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या होगा, फिनिश गुड हो गया, WIP हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कंज्यूमेबल। फिनिश गुड आपको पता है, WIP जो अभी तक फिनिश गुड नहीं बना है, रॉ मटेरियल जो अभी तक कच्चा माल है, कंज्यूमेबल इज जस्ट लाइक योर सेमी फिनिश गुड, जो आपको किसी फिनिश गुड में लगने वाले हैं, तो वो आपका कंज्यूमेबल हो जाएगा। और इट इज अप्लीकेबल टू ऑल एंटिटी, कंपनी हो, फर्म हो, ट्रस्ट हो, एक्सेट्रा। इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है, अब इन्वेंट्री ऊपर था कि इन्वेंट्री में आता क्या क्या है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, जो कि हेल्ड फॉर सेल रखा हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब वो आपकी स्टॉक होगी। फर्नीचर आपके लिए, अगर मान लो आपके बिजनेस है, कुछ फर्नीचर ही सेल करते हैं आप, लकड़ियों का काम करते बेचते हैं, फर्नीचर्स चेयर वगैरह, तो वो आपके लिए स्टॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका उस चीज़ का नहीं है, अगर आपके ऑफिस में कुछ फर्नीचर्स हैं तो वो आपके लिए स्टॉक नहीं होगी, ठीक है। और हेल्ड फॉर कंजप्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अभी तक हम लोग पढ़ा एएस में क्या क्या आता है और एएस के क्लासिफिकेशन में मतलब एएस होता है, मतलब ये इन्वेंट्री होता क्या है और इन्वेंट्री में आता क्या है। अब आ जाओ इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। सिंपल है यार, देखो फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे करोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। देखो एनआरवी आया, तो एनआरवी मतलब क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। WIP का क्या कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मतलब एनआरवी फिनिश गुड के लिए अलग कैलकुलेट होता है और WIP के लिए अलग कैलकुलेट होता है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू और एनआरवी में डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। कंज्यूमेबल का, गो टू नेक्स्ट पेज, इसका वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और
रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है वैल्यू, ठीक है बच्चों, विच एवर इज लोअर, मतलब रिप्लेसमेंट वैल्यू का काम होता है, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते विच एवर इज लोअर, इसका मैंने इसीलिए आप क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पर, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो आ जाओ एनआरवी कहते हैं किसको, देखो कॉस्ट तो आपको दिया रहेगा, एनआरवी कैसे किसको कहते हैं, एनआरवी मतलब होता क्या है, एनआरवी मतलब होता है कि हाथ में कितना आएगा बेच के, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना भूल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमेशा आइटम बाई आइटम बेसिस करना, ये बच्चे हमेशा भूलते हैं। तो ऐसे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भूल क्या होती है, तो आइटम बाई आइटम मतलब अगर आपकी इन्वेंट्री ए है, बी है, सी है, तो इसका अलग अलग वैल्यू, टोटल करके मत वैल्यू करना, ठीक है बच्चों, अलग अलग। एनआरवी फिनिश गुड के लिए क्या होगी, सबसे पहले आप ले लो उसकी सेलिंग प्राइस ले लो, फिर इसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर लो, ये जो प्राइस आएगी आपकी एनआरवी फॉर फिनिश गुड आएगी। अगर एनआरवी फॉर डब्ल्यूआईपी निकालनी है तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ले लो, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर लो, फिर इसमें से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस कर लीजिए। तो जब आप कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मतलब और कितना खर्च लगेगा इसको फिनिश गुड बनाने में, तो जो ये प्राइस जो आती है ये आपकी एनआरवी फॉर फिनिश गुड होती है, डब्ल्यूआईपी होती है। समझ में आ गया। अगर आपको फिनिश गुड के लिए एनआरवी निकालना है तो सबसे सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो वो फिनिश गुड के लिए एनआरवी आ जाएगी। अगर डब्ल्यूआईपी के लिए चाहिए तो सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस भी माइनस करो और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस करो। अब आ जाओ कॉस्ट किसको कहते हैं, कॉस्ट भी जाना जरूरी है। अब देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैन बी कैलकुलेट, तीन तरीके से कॉस्ट निकाला जा सकता है। सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट ले लो जो फीफो वेटेड एवरेज, दूसरा एक मेथड होता है बेस्ड ऑन एक्चुअल प्राइस माइनस जीपी मार्जिन, मतलब ट्रेडिंग बनाते हो ना आप, जीपी मार्जिन जो है वो माइनस कर लो, या बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट। कॉस्टिंग आपका सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग में आपको मालूम ही है स्टैंडर्ड कॉस्ट, जैसे उसमें क्या होता है ना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट दैट इज, तो इतना अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज है कॉस्टिंग का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेथड है, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मतलब कि किस मेथड से कैलकुलेट करना है। नॉर्मली एक्चुअल कॉस्ट, अभी आ जाओ ये देखते हैं, मतलब तीन मेथड होते हैं। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होता है ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले वो सब खर्चे जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी है, ठीक है, मतलब आपकी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक बनने के सारे खर्चे इसमें जाएंगे। जैसे रॉ मटेरियल का कॉस्ट ले लो, फ्रेट इनवर्ड ले लो, जीएसटी जिसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, आईटीसी जिसकी नहीं मिलेगी, अनलोडिंग चार्जेस ले लो, लेबर कॉस्ट, वेरियर प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड के कन्वर्जन, ठीक है बच्चों। और जैसे ही फिक्स प्रोडक्शन के बारे में मैंने बोला, एक चीज़ आप ये ध्यान में, आपको तो मालूम ही होगा कि जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है वो जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होती है वो उसी से डायरेक्टली रिलेट करती है। मतलब अगर आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 10 है तो वेरिएबल भी उसी के रेशियो में ही होगा, लेकिन फिक्स का ऐसा नहीं होता। फिक्स आपका फिक्स खर्चे होते हैं, वो यूनिट से उतने प्रभावित नहीं होते, इसीलिए इसकी हम लोग रिकवरी रेट निकालते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रिकवरी रेट निकालो, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ले लेना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जितना है डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, उससे डिवाइड करोगे। जैसे एग्जांपल ले लो, 1 लाख आपकी खर्च हो गई, सॉरी कितना लिख दिया, मतलब 10 लाख आपकी खर्च हो गई, ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट आपकी है 10,000 यूनिट, 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट मान लो, और नॉर्मल प्रोडक्शन हुई आपकी 90,000 यूनिट। तो आप विच एवर इज हायर किससे डिवाइड करोगे आप, 1 लाख से, यानी 1 लाख से आप यहाँ पे भाग कर लोगे तो आप कितना आ जाएगा, 10 रुपये पर यूनिट आपकी रिकवरी रेट। समझ गए बच्चों। तो ये था आपका रिकवरी रेट निकालने का तरीका। एक्चुअल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन, विच एवर इज हायर। अब देखो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइनस करेंगे कुछ चीज़ें, जैसे क्या, सेल प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट आपको समझता ही होगा, आपकी कॉस्टिंग में भी एक है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ना, वो सिंपल सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। तो बाय प्रोडक्ट मतलब जैसे कि कुछ कुछ बनाते बनाते कुछ और भी बन जाता है, या मतलब कुछ और नहीं बन जाता है, मतलब कुछ रह जाता है जो अलग से बिक जाती है, मतलब स्क्रैप ही कह लो कि उसको बिक जाती है, तो उससे कोई इनकम आती है तो वो माइनस कर लोगे। तो इसमें देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला ओवरहेड रिकवरी रेट और दूसरा बाय प्रोडक्ट की इनकम को माइनस करना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर आ जाओ, अब देखो कॉस्ट, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो, डिवाइड बाई जितनी यूनिट्स बनी है उससे डिवाइड कर लीजिए। कुछ कुछ खर्चे नहीं जाएंगे, कुछ कुछ खर्चे, अभी क्या था कि कुछ खर्चे जाएंगे कुछ खर्चे नहीं भी जाएंगे। कौन कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इससे क्या ही मतलब है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, अब देखो कोई इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट क्यों जाएगा, जब तक कि आपका वो क्वालिफाइंग एसेट्स ना हो, मतलब ये बोरिंग्स कॉस्ट, मतलब AS16 बोरिंग कॉस्ट अगर अलाउ करता है तो ही जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं। मतलब देखो अनलेस स्टॉक टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम,
अरे यार स्टॉक कब सबसे पीरियड ऑफ टाइम लेने लगा रेडी फॉर यूज होने पे, तो नॉर्मली ये नहीं जाता। लेकिन अगर AS16 स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि AS16 अलाउ करता है तो अब जाएगा। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर स्टोरेज, मतलब ऐसा है कि उसको स्टोरेज करना जरूरी है, थोड़े समय के लिए उसको सुखाना जरूरी है, तो उसका खर्चा जाएगा, तभी वो फिनिश गुड बनेगा। जनरल ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, एक्सचेंज डिफरेंस, एबनॉर्मल लॉस, ये सब खर्चे आपके नहीं जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आ जाओ अब देखो एबनॉर्मल लॉस, मैंने चीज़ें इसी तरह लिखी हुई है ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। अब देखो जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी नहीं जाएगा, इसी से 2 पॉइंट हमारे कवर हुए हैं। 2 टाइप ऑफ लॉस इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जैसे कि आपका आग लग गया, चोरी हो गया, तो ये सब जो लॉस है ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसको हम लोग कस्टमर से वसूलेंगे, इसको आपको सहन करना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसको P&L में ट्रांसफर करोगे। लेकिन नॉर्मल लॉस जो होना ही है, जो मतलब ना जो निश्चित है, ये होगा ही होगा। अब ये आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये सब निश्चित नहीं है, मतलब इसका निश्चित है नॉर्मल लॉस का, तो इसे हम लोग कस्टमर से वसूल सकते हैं। अब जैसे देखो कैसे, जैसे एग्जांपल लिखा है तेल के कंटेनर से हिलने से, जैसे आपने कुछ 1 लाख या हाँ मान लो 1 लाख लीटर मंगाया तेल, उसमें से मान लो 10 लीटर तेल हिलने से नष्ट हो गया, तो वो तो यार होगा ही ना, तो उसको आप अपना लॉस नहीं मानोगे, उसको आप कस्टमर से वसूलोगे। देखो कैसे, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस डज नॉट हैव एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। इट डायरेक्टली अफेक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, इससे कॉस्ट पर यूनिट आपकी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो आपने 100 लीटर मंगाया एट द रेट 1000 रुपये पर लीटर, तो आपका कितने का माल था? 1 लाख का माल था। ठीक है, कितने का माल था आपका? कितने का माल था आपका? 1 लाख का माल था। अब आपकी 100 लीटर में से मान लो आपकी 5 लीटर 5 लीटर आपकी नष्ट हो गई हिलने से, तो आपका कितना हो गया? ये 5 नहीं 10 मान लो, तो अब आपका कितना हो गया? 90 लीटर। तो अब 1 लाख में मतलब हाँ, अब ये 1 लाख का माल है, आप यही कहोगे हमारा माल जो है 1 लाख का ही है, लेकिन अब डिवाइड कितने से करोगे? 100 से नहीं, 90 से डिवाइड करोगे। तो अब देखो ये कुछ आएगा 1001 या 2 या 3 ऐसे करके आएगा, तो यानी आपका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। और इसका नो नीड टू डिस्क्लोज इन P&L अकाउंट, इसको आपको P&L में डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट तो हमारी 1 लाख ही है ना बच्चों। अब देखो एबनॉर्मल लॉस क्या है? इट इज नॉट नॉर्मल लॉस, उल्टा लॉस कवर बाय इट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, इसको आप लोग P&L में, अब जैसे लॉस हो गया मतलब कि आग लग गया, तो आप इसको जनरल पब्लिक से थोड़ी वसूल सकते हो, वो आपको वसूलने लगेंगे। इट डज नॉट इफेक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट पर यूनिट को प्रभावित नहीं करती। कॉस्ट इस मतलब अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो उस केस में कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, इनपुट क्वांटिटी लेंगे माइनस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी। एबनॉर्मल लॉस का कहीं जिक्र ही नहीं है। एबनॉर्मल लॉस जो कि P&L में डालना है उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? उसकी यूनिट निकाल लो, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी जितनी है वो निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बाई यही जो कॉस्ट पर यूनिट आई है इसी से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। अब आता है डिफेक्टिव गुड्स। देखो कुछ कुछ गुड्स क्या होता है ना, डिफेक्ट हो जाते हैं, तो अब तो वो तो कॉस्ट पे भी नहीं बिक सकते हैं, ये तो प्री एज्यूम है, वो तो कॉस्ट पे ही नहीं बिकेंगे, तो उसको हम लोग किस पे बेचते हैं? उसको हम लोग कॉस्ट से भी कम पे बिकती है। तो ये इसी का वैल्यूएशन दिखा रहा है कि देखो डिफेक्टिव गुड्स मीन दैट गुड्स विच कैन नॉट बी सोल्ड एट मार्केट प्राइस, मतलब उसको मार्केट प्राइस तो भूल जाओ यार, आपको उसको कॉस्ट पे भी नहीं बिकेगी। इट इज जनरली सोल्ड एट लेस देन मार्केट प्राइस, हाँ कि एनआरवी ऑफ सच गुड इज जनरली लोअर देन कॉस्ट, सही बात है, जो नेट रियलाइजेबल होगी ना, जो उससे मिलेगी वो कॉस्ट से भी कम होगी। इट कैन बी सेड दैट इट इज वैल्यूड एट एनआरवी, इट इज लेस देन कॉस्ट, क्योंकि एनआरवी उसकी कॉस्ट से भी कम होगी, जो आपकी इसकी एनआरवी है मतलब इसका कॉस्ट एनआरवी से ज़्यादा होगा। तो वैल्यूएशन तो हमारा स्टॉक का कैसे होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब देखो सबसे मस्त कोई पॉइंट है AS2 में, तो ये यही है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब गजब पॉइंट है, एकदम मस्त पॉइंट, इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम मस्त, मजे आ जाएंगे दोनों में। कंज्यूमेबल क्या होता है? जो फिनिश गुड में लगने को है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है? देखो अगर फिनिश गुड मतलब आपको देखना है यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका कंज्यूमेबल है C और ये कोई फिनिश गुड F1 बन के रेडी होगा, ठीक है, और आपके पास फिनिश गुड F1 हो सकता है पहले से बनी हुई हो, अरे यार ड्यूरिंग द ईयर भी तो प्रोडक्शन होती है, तो अगर वो फिनिश गुड वैल्यूड ऑन कॉस्ट, मतलब फिनिश गुड का वैल्यूएशन कैसे होता है बच्चों? एनआरवी
और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, इसमें वैल्यू होता है। मान लो एनआरवी थी 100, कॉस्ट थी 80, तो वैल्यूएशन किस पे होगा 80 पे, यानी फिनिश गुड किस पे वैल्यू हो रहा है कॉस्ट पे। तो अगर इस वैल्यूएशन रूल से फिनिश गुड वैल्यू हुआ कॉस्ट पे, तो आपकी कंज्यूमेबल भी किस पे वैल्यू होगी कॉस्ट पे। मतलब इस समय आपको वैल्यूएशन रूल को देखना ही नहीं है, मतलब बड़े भाई जैसा बोले वैसा ही मैं कॉस्ट पे करूंगा। बड़े भाई पे जैसी आपत्ति आई, अब हम लोग कुछ रूल देखेंगे ही नहीं, जैसे ही कॉस्ट पे फिनिश गुड कॉस्ट पे हुआ अपने वैल्यूएशन रूल से, तो हम लोग भी कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर फिनिश गुड एनआरवी पे वैल्यू हो गया, मतलब कॉस्ट थी यहाँ पे मान लो आपकी 100 और एनआरवी यहाँ पे थी 80, अब तो फिनिश गुड एनआरवी पे वैल्यू हो रहा है, तो उस केस में ये तुरंत अपना वैल्यूएशन रूल लगा लेगा। इसका वैल्यूएशन रूल क्या कहता है, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो समझे कि नहीं बात, बहुत सिंपल है। देखो अगर फिनिश गुड अपने वैल्यूएशन रूल से कॉस्ट पे वैल्यू हुआ, तो आपका कंज्यूमेबल भी कॉस्ट पे वैल्यू होगा। अगर फिनिश गुड अपने वैल्यूएशन रूल से एनआरवी पे वैल्यू हुआ, तो ये तुरंत अपना वैल्यूएशन रूल लगाएगा, फिर वो देखेगा कि कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर। रिप्लेसमेंट वैल्यू आपको बुक में दिया होगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट खत्म हो गया यार। डिस्क्लोजर मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग लोअर ऑफ सच, वो आपको डिस्क्लोज करना है। कॉस्ट फॉर्मूला फीफो एवरेज ये सब डिस्क्लोज करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाई इक्विपमेंट, इंश्योरेंस स्पेयर शुड बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड एसेट्स अनलेस दे आर क्वालिफाइंग फॉर, देखो इफ दे आर नॉट कवर अंडर फिक्स्ड एसेट देन इट विल बी कवर ऑन नॉट इन्वेंट्री। मतलब सबसे पहले देखना ये फिक्स्ड एसेट्स है या नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स है तो गया, फिक्स्ड एसेट नहीं है तब इन्वेंट्री में आएगा। सिंपल यार, खत्म हो गया और कुछ है ही नहीं। देखा पूरा एएस रिवाइज हो गया, मतलब अपना AS1 रिवाइज बचा हुआ। चलो आज मैं फिर से आपको बता देता हूँ AS2 में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मैं रिकैप देता हूँ। चलो AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन कौन सी होती है, सबसे पहली फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, WIP, कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया कि जो फिनिश गुड में लगने को होता है, मतलब बड़े भाई में वो जाके लग जाएगा। अब इसमें ये होता क्या है, मतलब अभी तो ये क्लासिफिकेशन हो गया क्या क्या आता है। होता क्या है, जो ऑर्डिनरी कोर्स में रखा हुआ है या किसी प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है, समझ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी स्टॉक में आएगी। अब स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फिनिश गुड है तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा। WIP कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। याद रखना एनआरवी और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। फिर कंज्यूमेबल का कैसे, मैंने बोला था नेक्स्ट पेज में, जो मैंने अभी अभी बताया। अब आ जाओ फिनिश गुड के लिए एनआरवी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस ले लो, मतलब मार्केट प्राइस वही जो होती है वही ले लो, माइनस सेलिंग एक्सपेंस कर लो, तो ये जो एनआरवी आएगी वो फिनिश गुड के लिए आएगी। WIP के लिए क्या होगी, WIP के लिए अगर एनआरवी निकालनी है तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ले लो, माइनस सेलिंग एक्सपेंस, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, मतलब अभी इसको और कितना खर्च करना है ताकि ये फिनिश गुड बन जाए, तो ये उसकी एनआरवी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो एनआरवी तो हो गया, अब कॉस्ट किसको कहते हैं। कॉस्ट तीन मेथड होता है। एक था सबसे पहला एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट फीफो एवरेज, ये वेटेड एवरेज, ये सारे मेथड होते हैं। दूसरा क्या था आपका एक्चुअल कॉस्ट माइनस GP मार्जिन। तीसरा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो आप लोग कॉस्टिंग में पढ़ते हो। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप निकाल सकते हैं कॉस्ट। फिर आता है कि अच्छा ठीक है ये तीन मेथड है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होता है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है यार। देखो एक्चुअल कॉस्ट लो, जिसका क्रेडिट मिलता है वो क्रेडिट अगर मिलता है तो वो कॉस्ट में नहीं जाएगा, नहीं मिलता तो वो कॉस्ट में जाएगा। और कोई अगर अनलोडिंग चार्जेस है, लोडिंग चार्जेस है, वो ले लो। फिर उसके बाद कुछ कन्वर्जन कॉस्ट है, याद है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, हाँ, लेबर ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। और फिक्स ओवरहेड जैसे ही आया मैं बोला था दो चीज़ें लड़के भूलते हैं, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस करना है और ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना पड़ता है, क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट आउटपुट से रिलेट नहीं करता। तो इसको कैसे निकालते थे, पहले फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ले लो, ऊपर डिवाइड किससे करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर से, तो वही आपकी रिकवरी रेट हो जाती है। और इसमें एक और चीज़ था, याद है, बोरिंग कॉस्ट वाला। अगर AS16 अलाउ करता है तो अच्छा चलो ये खर्चे ऐसे ऐसे जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा, अरे यार सेलिंग ओवरहेड नहीं जाएगा, एडमिन ओवरहेड नहीं जाएगा। इसमें ये था सबसे एक मैंने ये बताया था कि अगर वो स्टोरेज कॉस्ट, अगर स्टोरेज कॉस्ट ज़रूरी है, आप समझ रहे हो, अगर स्टोरेज कॉस्ट ज़रूरी है तो वो उसके कॉस्ट में जुड़ेगा। जैसे अगर ज़रूरी है उसको थोड़ी देर के लिए सुखाना, तो उसको सुखाने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, तो स्टोरेज कॉस्ट जरूरी तो जाएगा। अगर बोरिंग कॉस्ट अलाउ करता है तो जाएगा। बोरिंग कॉस्ट क्यों अलाउ कर रहा है, इंटरेस्ट, जब वो क्वालिफाइंग होगा। अब वो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया आप लोग को मालूम है, ठीक है बच्चों। फिर आता है कुछ खर्चे नहीं जाएंगे, इसी में एक था एक एबनॉर्मल लॉस नहीं जाएगा। अब एबनॉर्मल लॉस से ही मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि नॉर्मल लॉस होता है और एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो निश्चित है वो होगा ही, जैसे तेल मंगाया आपने वो थोड़ा बहुत हिलने उलने से खत्म होगा ही। और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बच्चों, एबनॉर्मल लॉस जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता,
मतलब आपको पता ही नहीं ये होगा, चोरी हो गया, आग लग गया, तो आप इससे वसूल नहीं कर सकते। अगर आप वसूलने जाओगे ना तो पब्लिक भी आपसे वसूलेगी अच्छा खासा। तो नॉर्मल लॉस आप उसका कैलकुलेशन करते हो, एब नॉर्मल लॉस को सीधा पीनल में डाला जाता है, लेकिन नॉर्मल लॉस को पीनल में नहीं डाला जाता, इसका रेट हम लोग बढ़ा देते हैं। कैसे करते हैं इसका कैलकुलेशन? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, तो रेट अपने आप जो है इफेक्ट हो जाएगी, टोटल अमाउंट एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों। अब था नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो पीएनएल में डालना है, कैलकुलेशन उसी तरह, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट, यही जो रेट आया इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स में, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, बस खत्म। अब आता है कंज्यूमेबल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। कंज्यूमेबल सो सिंपल यार, कंज्यूमेबल को देखना है कि उसके बड़े भाई जिसमें वो बनने वाली है, जैसे कंज्यूमेबल सी है, अगर वो फिनिश गुड एफ में जाके लगने वाली है तो एफ के वैल्यूएशन रूल उस पर लगा, जो कि होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर ऐसा करने से वो कॉस्ट पे वैल्यू हुआ तो आपकी कंज्यूमेबल सीधा कॉस्ट पे वैल्यू हो जाएगी, उसका वैल्यूएशन रूल देखना ही नहीं है। लेकिन अगर फिनिश गुड आपका वैल्यूएशन रूल लगाने से एनआरवी पे वैल्यू हुआ तो आपका ये जो कंज्यूमेबल है इस पे वैल्यूएशन रूल लग जाएगा और कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू हो जाएगा। बस सिंपल यार। फिर लास्ट में डिस्क्लोजर वाले पॉइंट्स है दो छोटे छोटे। फिर हमने दो पॉइंट्स आपको बताया था, वो याद रखना, स्टैंड बाई स्पेयर पार्ट, इंश्योरेंस स्पेयर, ये क्या है आपका उसमें नहीं आता है, शुड बी ट्रीटेड एज, ये फिक्स एसेट्स ही माने जाते हैं। अगर वो उसमें नहीं हुआ तो आप इन्वेंट्री में ले लो। देखा, कवर हो गया यार। जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना उतना आपका अच्छा होगा। बस खत्म। और एक डिफेक्टिव गुड्स था कि ये जनरली कॉस्ट पे भी नीचे बिकता है क्योंकि ये डिफेक्टिव है, मार्केट वैल्यू तो भूल जाओ, तो ये हमेशा एनआरवी पे ही वैल्यू होता है, क्योंकि ये अगर वैल्यूएशन रूल भी लगाओगे कॉस्ट और एनआरवी तो भी उससे भी कम होगा। खत्म हो गया बच्चों।